हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। कोई भी इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पावर फैक्टर वैसे हम देखते हैं तो क्या होता है, अगर पढ़ा होगा कभी तो पावर फैक्टर आई एंड बी के बीच का जो कोसाइन एंगल होता है वो पावर फैक्टर होता है। कैसे? जब हम ये ट्रायंगल देखते हैं तो ये जो है वो आपकी एक्टिव पावर है और ये जो है वो आपकी रिएक्टिव पावर है, और ये आपकी कौन सी पावर है? एपरेंट पावर है। एक्टिव पावर एलिमेंट आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं? वी आई कॉस फाई। तो जो कॉस फाई है वही आपका क्या है? पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर क्या होता है कि मोस्टली पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड के ही होते हैं। इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि आई लैग करता है वी से, और कैपेसिटिव लोड में क्या होता है? आई लीड करता है वी से। ठीक है, तो इंडक्टिव लोड में हम देख रहे हैं कि इस तरीके से फिगर है, और कैपेसिटिव लोड में क्या है? लीड कर रहा है, तो पाई एंगल इंक्रीमेंट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड में क्या होगा? एक ही फेज में आई और वी रहेंगे, क्योंकि इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड में ही क्या बनते हैं? एंगल्स बनते हैं, और रेजिस्टिव लोड में एक ही फेज में होते हैं। तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर है वो सबसे मैक्सिमम पावर फैक्टर होगा कॉस फाई इज इक्वल टू यूनिटी। कॉस के जो भी 0, 30, 60 एंगल्स पड़े होंगे उसमें मैक्सिमम कितना जाता है? 1 तक जाता है। एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर की बात करते हैं तो क्या होता है कि एक्टिव पावर अभी मैंने बताया था ये होता है, रिएक्टिव पावर ये होता है, एपरेंट पावर आपका क्या होता है? ये होता है केवीए। ओके, तो एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर की बात हो गई है। ओके, नौ। अब केवीए आपका यहाँ पे केवीए किस में है? किलो वोल्ट एम्पियर, और वीआई आपका किलो वॉट में, किलो वोल्ट एम्पियर, एम्पियर और रिएक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें टोटल पावर क्या होता है। टोटल पावर इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। ओके, ये आपके क्या होगा? टोटल पावर। अब एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्टिव पावर होती है, एक्टिव पावर वो मैक्सिमम होनी चाहिए। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए जो आपकी एक्टिव पावर होती है वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, और रिएक्टिव पावर आपकी मिनिमम होनी चाहिए। रिएक्टिव पावर जितनी कम होगी उतना ही अच्छा आपका पावर फैक्टर रहेगा। अब जो घरों में हमारी सप्लाई आती है वो कैसी आती है? वो टोटल पावर की फॉर्म में आती है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि घरों में जो आपकी सप्लाई आती है वो एक्टिव फॉर्म में आती है कि रिएक्टिव, तो हमारे टोटल फॉर्म में आती है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव, जहाँ पर एक्टिव पावर का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि रिएक्टिव पावर फिर भी हमारी आ रही, रिएक्टिव पावर मेरे लिए यूज़फुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिएक्टिव पावर थोड़ी जगह कुछ जगह यूज़फुल भी है। जो भी मशीन्स होती हैं वो अगर चलती हैं तो क्या होता है कि जब वो मोशन के फॉर्म में आती हैं तो रिएक्टिव पावर हमारा वर्क करने लगता है। तो जो मूवमेंट होता है वो रिएक्टिव पावर की वजह से ही मूवमेंट होता है। जब कोई टरबाइन रोटेट होती है तो जो फील्ड क्रिएट की जाती है उसी के लिए ये रिएक्टिव पावर यूज़फुल होती है। मेन वर्क फॉर डिक्रीजिंग रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए अमाउंट में। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल है, जो एंगल यहाँ से 60, यहाँ 90 और यहाँ 120, तो जितना एंगल हम कम करते जाएंगे उतना ही हमारी रिएक्टिव पावर रिड्यूस, क्योंकि रिएक्टिव पावर इस फॉर्म में तो रिएक्टिव पावर रिड्यूस होती जाए, तो एंगल कम होगा तो रिएक्टिव पावर भी कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे। एंगल डिक्रीज करेंगे कॉस फाई। अब एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी, पावर फैक्टर बढ़ेगा। पावर फैक्टर होता है क्या है? वी एल आई एल कॉस फाई। आई एल क्या है? पावर, पावर फैक्टर नहीं, सॉरी, पावर है। आई एल इज इक्वल टू पावर अपॉन वी एल कॉस फाई। वी एल कॉस फाई का मतलब जब हमारा फाई कॉस फाई को बढ़ाना है तो हमें आई को कम करना पड़ेगा। हमने पढ़ा है कि आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या है। आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या होते हैं? ओमिक लॉसेस, कॉपर लॉसेस। तो उनको डिक्रीज करेगा तभी हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। केवीए रेटिंग इंक्रीज होगी तो पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। मीन्स केवीए टोटल पावर, अपरेंट पावर इंक्रीज हो गया। टोटल पावर का मतलब कॉम्बिनेशन है एक्टिव और रिएक्टिव का। तो अगर टोटल पावर बढ़ रही है तो एक्टिव भी बढ़ रही है, रिएक्टिव बढ़ रही है, इसलिए हमें टोटल पावर क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो सिमिलरली यही हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। एक और चीज़ हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, इस फिगर में हम देख रहे होंगे कि कैपेसिटर के यूज़ कर रहे हैं। तो अगर जैसे ऐसा फिगर हमारा है, ये इंडक्टिव लोड में ही आपकी रिएक्टिव पावर है, ये आपकी रेजिस्टिव लोड में आपकी कैसी है? एक्टिव पावर है। तो अगर हम कैपेसिटिव के एलिमेंट जस्ट वाइस वर्सा ऑफ इंडक्टिव होता है, इंडक्टर होता है, तो अगर हम वो ऐड कर देते हैं तो हमारा जो भी ये वाला लॉस बढ़ रहा है तो वो इसको माइनस, ये वाला लॉस बढ़ने से ये दोनों चीज़ें माइनस हो जाएंगी। फाइनल हमारे पास क्या बचेगा? रेजिस्टिव लोड बचेगा। तो वही हमारा जो पावर फैक्टर
इम्प्रूवमेंट फैक्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा पॉसिबल वही चीज़ें देखो जो मैंने बताई, वही चीज़ें कि अगर यहाँ 4 वोल्ट है तो यहाँ 2 वॉट है, तो ये माइनस कर देगा तो बचेगा ओनली 2 वॉट, है ना। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो कैपेसिटर यही सब इक्वेशंस और वेव फॉर्म के फॉर्म में दिखाया गया है। तो वेव फॉर्म के फॉर्म में हम देखेंगे नॉर्मल हमारी ये वेव फॉर्म है। इसके बाद ये हमारी वेव फॉर्म कैसी है, रिएक्टिव पावर की है, जिसमें क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर क्या करेगा, नीचे से शुरू करेगा और कैपेसिटर जस्ट ऊपर से, तो जितना ये बढ़ रहा है उतना ये घट रहा है, तो कोई अंतर नहीं होगा। अब घरों में जो सप्लाई आती है तो उसमें हम जो चार्ज पे करते हैं वो किस फॉर्म में पे करते हैं, वो एक पावर फॉर्म में या एनर्जी फॉर्म में। तो हम हमेशा ये कहेंगे एनर्जी फॉर्म में, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। शॉर्ट सर्किट ऑफ अनलोडेड सिंक्रोनस मशीन ऑफ ऑल्टरनेटर, हमने एक नॉर्मल से डायग्राम बनाया है जिसमें वेव फॉर्म्स हमारी बनी हुई हैं। एक ट्रांजिएंट सब ट्रांजिएंट कंडीशन, एक ट्रांजिएंट कंडीशन, एक स्टेडी स्टेट कंडीशन। सब ट्रांजिएंट कंडीशन जब मोटर, जैसे आप कोई भी बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, पहला जो गियर होता है वो बहुत हाई पावर देता है, हाई पावर देता है, तो सब ट्रांजिएंट जो कंडीशन होती है वो हाई पावर के लिए होती है। फिर नॉर्मल एक स्पीड पर चलता है, फिर एक ऐसी स्पीड हम लोग फॉलो कर लेते हैं जिस स्पीड पे हमारी कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहे। तो ये जो फिगर है वो यही शो कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे जब सब ट्रांजिएंट कंडीशन है तो उस समय हमारे 3 तरीके की वाइंडिंग लगी होंगी। ये आपकी कौन सी होगी, डैम्पर वाइंडिंग, ये आपकी होगी फील्ड वाइंडिंग, और ये आपकी कौन सी हो गई, आर्मेचर वाइंडिंग। और ये जो रिएक्टेंस लगा है दैट इज द लीकेज रिएक्टेंस। ओके, अगर हम इसको टोटल को एक्स डबल डी डस कर लेते तो एक्स डबल डी डस हमें तो पता ही है कैसे निकलेगा, एक्सएल का प्लस और इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ट्रांजिएंट कंडीशन में एक हमारी जो डैम्पर वाइंडिंग की जो वाइंडिंग है वो कैंसिल हो गई है, क्योंकि इसमें एक स्पीड थोड़ी सी लो है उससे, तो एक वाइंडिंग हमारी लेस हो गई, ओपन हो गई है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का यूज़ किया है। तो इसमें जो हम रिएक्टेंस का रिजल्टेंट लेंगे वो एक्स डी डेस फॉर्म में लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सएल प्लस ऑफ एक्सएफ और एक्सए का पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमने फील्ड वाइंडिंग भी हटा दी है, तो फाइनल हमारी सिर्फ जो प्योरली आर्मेचर वाइंडिंग है वही वर्क करेगी। तो इसमें कॉम्बिनेशन एक्स डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एफ एक्स ए प्लस ऑफ एक्स एल। ओके, तो यही सारी चीज़ें इस कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी लिखी हैं, तो जो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा कि हमारे कौन सा रिएक्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, रिएक्टेंस वही ज़्यादा होगा जिसमें एडिशन वाले टर्म्स ज़्यादा होंगे, पैरेलल वाले टर्म्स कम होंगे। तो एडिशन वाले टर्म्स एक्स डी में ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू एक्स डी डैश और एक्स डी डबल डैश। शॉर्ट सर्किट करंट सबसे ज़्यादा किस में होगा, शॉर्ट सर्किट करंट सबसे ज़्यादा, शॉर्ट सर्किट मतलब कि आपकी करंट जिसमें आपका इम्पिडेंस कैसा होगा, इम्पिडेंस कम होगा उसकी शॉर्ट। अब इम्पिडेंस इसमें सबसे कम किस में, इसमें है, देन इसमें है, देन इसमें है, तो ये वाली जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लिखा है V इज इक्वल टू आई आर, इससे हम देख रहे हैं कि जो हमारी करंट है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके,